ऑप्शन 1 कहता है कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप यानी कि आपका जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है और क्या ऐसा उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन क्या है कि गणितीय जो वार्तालाप बच्चे करते हैं यानी कि मैथ्स की लैंग्वेज होती है, आप सभी को पता है, उस लैंग्वेज में जो बच्चे वहाँ पे मैथ्स के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या जो भी वो एक्टिविटी करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सेकंड कहता है कि गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने, अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। तो देखो जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें सिर्फ उनकी बात हो रही है जो गणित से डरते हैं, तो ये नहीं होगा, हम सभी बच्चों को यहाँ पे ध्यान में लेंगे। तो डरने वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है। गणित के विषयों के बारे में आप बहस आयोजित कर देंगे, डिबेट करवा देंगे आप, या फिर आप गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन करवाएंगे, मतलब आप उनको रिसाइट करवाएंगे फॉर्मूलाज को। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज अ प्रिसाइज लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज का यूज करेंगे हम मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में जो प्रिसाइज हो एंड बच्चे क्या कर सके, उन स्टेटमेंट के बारे में बात करने के लिए जो है सटीक भाषा का उपयोग करें। सो ऑप्शन नंबर ए जिन भी लोगों ने लगाया है सभी का बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ टीचर हैज टॉट measurement of area to class 8 children, but many of our students are confused between the usage of different units of area and volume। मतलब कि बच्चे different units जो area and volume का है ना, उसमें बच्चे confused है। So what would be the reason for such a confusion in children? क्या reason है बच्चों के अंदर इन भ्रम का, क्या कारण है, आपको यहाँ वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट है कि बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। सेकंड है कि बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। थर्ड है कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, या कक्षा 8वीं के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो देखो यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक आप सभी लोगों ने कर दिया होगा आंसर इसका। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपने उनको एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया होगा, उस टीचर ने जो पढ़ाया होगा वो एक साथ संबंधित करके नहीं पढ़ाया होगा। जब भी टीचर एक ही साथ सारी चीजें सिखा देता है विदाउट यूजिंग एनी रियल लाइफ सिचुएशंस, विदाउट यूजिंग एनी एग्जाम्पल्स, तो उससे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स को इंटीग्रेटेड तरीके से नहीं पढ़ाया गया, तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि द स्ट्रैटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूजिंग इन द मैथमेटिक्स क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल, मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होती है। अब पूछताछ के बारे में, यानी कि जो इंक्वायरी होता है ना, हमारा इंक्वायरी अप्रोच होता है, क्वेश्चनिंग अप्रोच होता है, उसको क्या करना चाहिए, शुड बी डिस्करेज्ड, उसे हमें डिस्करेज्ड करना चाहिए। तो हम कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे। ओके, तो ए तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड है कि मेक्स द क्लासरूम नॉइजी, मतलब कि बच्चों कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है ये चीज, और बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा बात करेंगे, तो देखो ऐसा नहीं है कि नॉइजी क्लास बन जाएगी, प्रश्न पूछने से क्लास में शोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 ऑप्शन हमारे नेगेटिव हो गए। थर्ड है कि बच्चों के बीच तनाव पैदा करेगी, तो तनाव भी कभी भी नहीं, स्ट्रेस कभी नहीं हो सकता, हम कभी भी नेगेटिव नहीं लगाएंगे। तो जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो बच्चों के विचार को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली एंड लॉजिकली मोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग राइट आंसर लगा रहे होंगे। ठीक है, एंड अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वहां पे आपको मिल जाऊंगी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं अब। अगला प्रश्न,
ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल पे सबसे एसेंशियल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मेनी टाइम्स, सेकेंड है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मेमोराइजिंग ऑल फॉर्मूलाज, या कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कोई भी गलत मत करना। सूत्रों को याद करना बिल्कुल भी नहीं होगा, शिक्षक जो बोर्ड पे लिख दिया आप उसको उतार लेंगे, नकल करना, याद करना, ये सब चीज हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप एक समस्या के डिफरेंट तरीके निकालेंगे उसको सॉल्व करने के। ये कौन सी थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम में कौन सी थिंकिंग यहाँ बच्चे की इन्वॉल्व होगी, उस थिंकिंग का नाम बता दो, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 5 कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब सबसे उपयुक्त विधि बतानी है, कहाँ पे बतानी है भाई, आपसे पूछा क्या गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पूछा गया है। ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल पूछा गया है। पहला है प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित विधि, या समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पर फटाफट से सही आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या आपको इसका करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल पे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैथ्स को पढ़ाने की, सबसे अच्छा मोस्ट सूटेबल जो टीचिंग मेथड होगा वो होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। यहाँ पर बच्चे अपना ह्यूरिस्टिक लगाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, साइंटिफिक अप्रोच का यूज करते हैं। बाकी का जो ये व्याख्यान तो हम यूज नहीं करेंगे, जो ये प्रदर्शन विधि है और जो ये गतिविधि आधारित विधि है ये आपका प्राइमरी लेवल पे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, ये आपका किस में माना जाता है, प्राइमरी लेवल पे। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मतलब पर्पस ऑफ असेसमेंट कौन सा नहीं है, नॉट वाला बताना है। ठीक है, फर्स्ट है छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, या प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो देखो आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर, कभी भी रैंक नहीं करेंगे। तो ये आपको क्या बताना था, नॉट वाला है ना। असेसमेंट का उद्देश्य कभी भी बच्चों को रैंक में लगाना, रैंक करना नहीं होता। तो यहाँ पे डी हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 कहता है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बताना है आपको बच्चों को टाइम का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट है डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंसेस विद फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम। सेकंड होगा कि टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट लैप्सेस टाइम, या कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स। तो क्या होना चाहिए भाई, फटाफट से सोचेंगे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे समय की अवधारणा आपको बतानी है। सबसे अच्छा क्या है कि आप उनके पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जिन भी लोगों ने लगाया सभी का करेक्ट आ रहा है। आप करेंगे डिस्कस, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस से उसको डिस्कस करेंगे, टाइम के बारे में उनके अनुभवों को आप जानेंगे और उनके रियल लाइफ से आप उनको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 कहता है कि अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। क्या कहा टीचर ने कि भाई 48 को 4 से गुणा कर दो। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया, मतलब उसने कैसे बताया कि 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 को 48 जोड़ेंगे जिससे 96 बनेगा, फिर 96 और जोड़ेंगे तो 192 बनेगा। इस प्रकार उसने उत्तर क्या बताया टीचर को, 192 बताया। तो जो बच्चे ने यहाँ पे गुणा इस तरह से किया है ना, इसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग भी पढ़ना एक बार इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए भाई करेक्ट, उसने क्या बोला
कि 48 को 48 जोड़ेंगे, फिर उसमें 96 जोड़ेंगे, मतलब क्या कर रहा है वो, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि उसने जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट समझा है वो एज अ रिपीटेड एडिशन समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उसने गुणा को बार बार क्या किया है, योग के रूप में समझा है। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, गुणा, डायरेक्टली गुणा करने के बजाय वो उसको प्लस प्लस करके जोड़ रहा है, जोड़ जोड़ के गुणा कर रहा है, मतलब तो रिपीटेड एडिशन से वो उसको कर रहा है। यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। मतलब आपको मुद्रा का योग समझाना है, तो आपके कौन सी स्ट्रैटेजी जो है सबसे अच्छी मानी जाएगी। आईसीटी का यूज, रोल प्ले होगा, और फिर यूज ऑफ मॉडल्स होगा, या डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करवाएंगे, रोल प्ले करवाएंगे। आपने एक बच्चे को दुकानदार बना दिया, एक बच्चे को आपने कस्टमर बना दिया, शॉपकीपर बना दिया, और आप उनसे रोल प्ले करवा रहे हो, है ना, तो आप उससे मनी का कंसेप्ट इजीली समझा सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 10 देखेंगे। Okay, so now question number 10 is a geometric representation showing the relationship between a whole and its part। मतलब एक ऐसा ज्यामितीय निरूपण बताना है जो पूरे उसके अंश के बीच एक संबंध को दिखाता है। ठीक है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, दंड आलेख है, या चित्र लेख होगा। फटाफट से आंसर करेंगे इसको, फिर थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके मतलब होल टू पार्ट बता रहा है। ठीक है, होल में पार्ट को दिखाना, तो ये हम किससे दिखाते हैं, पाई चार्ट। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। पाई चार्ट आपको पता है इस तरह से होता है, जो होल टू पार्ट्स में आप दिखाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ क्या क्या होते हैं, ताकि एक आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग हो, क्या पता अगली बार पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो देखो बार ग्राफ क्या है, इस तरह का बार ग्राफ होता है, हमने बहुत बनाए हैं मतलब। एंड पिक्टोग्राफ होता है इस तरह से, पिक्चर्स के थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी शो करते हो। ये आपका लाइन ग्राफ होता है, ये इस तरह से लाइन को शो कर रहा है। ये आपका पाई चार्ट है जो होल टू पार्ट को दिखा रहा है। ठीक है, होल टू पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम वो होता है जहाँ पे आपका होता तो बार ग्राफ के जैसा है, बट इसमें कोई गैप नहीं होता, इस तरह से होता है। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, लेकिन बार ग्राफ में गैप होता है, ये आपको याद रखना है। एंड ये आपका लाइन ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से कर्व्ड लाइन ग्राफ है। तो ये जो कुछ कुछ टाइप्स है ना डाटा को रिप्रेजेंट करने के, ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा गलत है। ठीक है, फर्स्ट है, अब आप पहले ये पिक्चर देख लो। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज है, या इनमें से 2 आयत है। कौन सा आपको रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग वाला। ठीक है, तो यहां हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। सारे ही पैरेललोग्राम है यहाँ पर। ठीक है, सारे ही किस में आएंगे, आपके पैरेललोग्राम में आएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट होगा। जैसे आप देख रहे हो, पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसके जो अपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल लेंथ के होते हैं। एंड मतलब कि आपके ये जो साइड्स दिख रहे हैं, जैसे ये इसके बराबर है एंड ये वाला इसके बराबर है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एंड जो साइड्स है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेंथ में भी इक्वल होते हैं। ठीक है, लेंथ में भी इक्वल है एंड साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ पर आप ये जितनी भी फिगर्स देख रहे हो, ये सारे ही क्या है, पैरेललोग्राम में आएंगे, जिनके क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12। क्वेश्चन 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है। मतलब आपको बताना है कि संकल्पना मानचित्र के बारे में आपको कौन सा यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, कॉन्सेप्ट मैप्स के बारे में। ठीक है,
फर्स्ट है कि कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स एंड लिंक्स कनेक्टिंग देम। बिल्कुल ठीक है ये बात, पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है कि भाई ये क्या करता है, लिंक को जोड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को जोड़ने में हेल्प करता है कंसेप्ट मैप। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। हमें क्या बताना था, नॉट बताना था, तो यहाँ पे सेकंड विल बी राइट आंसर। बाकी ये वाला भी ठीक है, हायरार्की में होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी एक चीज का हम लोग क्या बनाते हैं, इस तरह से हम लोग जोड़ते जाते हैं, कंसेप्ट मैप बनता जाता है, तो हम लोग एक कंसेप्ट पे दूसरा कंसेप्ट क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेकंड वाला हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाइथागोरस थ्योरम आपको समझाना है, आपने उनको 4 त्रिभुज वाली शीट दे दी और बच्चे उसके बीच एक क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट खुद से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी विधि है हमारी, इंडक्टिव मेथड है। क्या है, इंडक्टिव मेथड, जहां पे आप रूल, एग्जाम्पल टू रूल जाते हो। अब टीचर ने 4 त्रिभुज दिया, बच्चे यहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड देन वो कंक्लूजन पे बाद में जाएंगे। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम यहाँ पे जाते हैं आगमन में। अगर इसी का उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, निगमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का यूज टीचर यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है जो राइट वाला स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, जरूरी नहीं है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल गलत। हर कोई गणित सीख सकता है या गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, राइट वाला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बाकी बातें बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया, ठीक है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ उसने उत्तर दिया। तो इसमें क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज शो कर रहा है, ये आंसर उसका, ठीक है। फर्स्ट है कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये गलत है। बता तो रहा है ना क्षेत्रफल के बारे में कि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई जानकारी नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, रॉन्ग हो गई। सेकंड है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, या बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में। तो देखो परिमाप तो यहाँ पूछा ही नहीं गया, तो ये नहीं होगा, हमारे यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द चाइल्ड यूज्ड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया, मतलब अब जब उससे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो उसको क्या याद आ रहा है, उसको सीधा एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल याद आ रहा है, उसे रेक्टेंगल का एरिया याद आ रहा है और वही आंसर वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेकंड आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, सभी का करेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन 16 है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड बताना है भाई, ठीक है। प्री नंबर कंसेप्ट में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए क्या चीजें रिक्वायर नहीं है, ठीक है, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए। 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस होगा, सीरिएशन होगा, आपका रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली होगा, या आपका लास्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग ग्रुप्स। कौन सा नहीं है, तो यहाँ नॉट वाला बताना है। नॉट में हमारा क्या होगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से रैंडमली किसी भी नंबर को रिसाइट करना हमारे प्री नंबर कंसेप्ट में नहीं आएगा, बाकी की चीजें आ सकती हैं। 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस क्या होगा, जब आप वस्तुओं को समझाते हो ना, जैसे 2 है, अब ये 2 बॉल्स है तो ये 2 हो गया, है ना। आपने 1 बॉल बच्चों को दे दी तो ये 1 होगा, तो बच्चा इस तरह से क्या सीखता है, काउंटिंग सीखता है। आपने यहाँ 3 बॉल दे दी तो ये 3 बोलेगा बच्चा। ये क्या है, 1-to-1
क्रॉसपॉन्डेंस है, वस्तुओं से आप इसको सिखा रहे हो, ठीक है। क्रमबद्धता भी बच्चा करता है, सीरीज में वस्तुओं को लगाना, ग्रुप बनाना, ये सब चीजें क्या है, प्री नंबर कंसेप्ट है, लेकिन हमारा थर्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम एज एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट है कि शिक्षक समझाते हैं कि कैसे प्रश्न करें, तो ये कोई एक्टिविटी तो है नहीं कि टीचर एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। सेकंड है कविता के रूप में गिनती का वाचन करना बच्चों द्वारा, या थर्ड है कि बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। नकल करना बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब वो एक्सप्लोर करेंगे तो वो एक्टिव है, वो साइंटिफिक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी में लगे हुए हैं। सो 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, यानी कि अगर एक हेटेरोजीनियस ग्रुप है तो इस ग्रुप को कैसे टीचर को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। फटाफट से सोच के बताएंगे। फर्स्ट कहता है कि एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। थर्ड होगा कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, या कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न देकर करना चाहिए। तो देखो विषम क्षमता वाले ग्रुप को आपको बताना है यहाँ पर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि आप वहाँ पे डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को एक साथ ग्रुप में रखेंगे ताकि वे सीख सके। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस ग्रुप क्या होते हैं भाई, जो डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को आपने ग्रुप बना दिया, और एक होमोजीनियस होते हैं जो सेम एबिलिटी के बच्चों को आपने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन कहता है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि, भाई सीखने के जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं मैथमेटिक्स में उनको क्यों विकसित किए गए हैं, ठीक है, उसका रीजन आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को जो है तैयार किया जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रतिफल बता रहा है, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स मैथमेटिक्स में क्यों डेवलप किए जाते हैं, ताकि आप वहाँ पे जो क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज हैं और जो स्किल्स हैं उनको हम परिभाषित कर सके, ठीक है। लर्निंग आउटकम का मतलब यही है कि भाई कितना अचीव हुआ है ना, बच्चों ने कितना, उनकी कॉम्पिटेंसी मैथ्स के अंदर कितनी उनकी दक्षता हुई है, कितना अचीव कर लिया है ना। आउटकम का मतलब यही है ना कि आपने जो पूरा साल सीखा तो उसका क्या रिजल्ट आया आपके हाथ में। तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, भाई गणित में जो निदानात्मक या नैदानिक परीक्षण है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फटाफट से बता दो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग इसका। ये वाला तो आई थिंक सभी लोग बता देंगे, इजी है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। तो देखो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है, निदान करना, पता लगाना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, है ना, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो कमी आ रही है ना, जो भी लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है उसको जानना, अंतर को जानना, कमी को पता लगाना, पहचान करना कि क्या उसको प्रॉब्लम है, वो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। भाई रेमेडियल टीचिंग किसमें सहायक होता है, ठीक है, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए सहायक है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, या कमजोर छात्रों की
सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा, डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ा जहाँ पे आपने पहचान किया, और जब हम रेमेडी करते तो वहाँ क्या करते हैं, हम उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। आप क्या करेंगे, डिफिकल्टी को जब आप रिमूव करते हो तो वो हमारा उपचार करना हो जाता है, तो 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना, मतलब कि गणितीय प्रक्रिया का कौन सा एक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नॉट बताना है। गणितीय प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता, विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन, एस्टिमेशन या मेजरमेंट। तो आपको पता है गणित में हम विजुअलाइज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, मेजर करते हैं चीज़ों को, लेकिन कभी भी मेमोराइजेशन गणित में नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कहता है कि गणित सीखने में त्रुटियां जो है वो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यह कथन जो है वो आपको क्या लग रहा है ना, यह कथन असत्य है क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है, असत्य है क्योंकि गणित जो है वो सटीक होता है, या सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। तो इसका फटाफट से आंसर लगाओ, आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखो त्रुटियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूं तो मुझे इसका करेक्ट आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये बात सही है कि जो गलतियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उससे बच्चे की थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, है ना, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल इसका आंसर देखोगे सीटेट का, तो ऑफिशियल आंसर में 4 को माना गया है। किसको माना गया है, 4 को माना गया है। ऑफिशियल आंसर में ये कहा गया है कि ये बात सच है क्योंकि त्रुटियां जो है वो अंकों के बारे में, जो प्राप्त अंक है उसके बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, मार्क्स के बारे में। तो ये भी ठीक हो सकता है 4 वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो भी बी के साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे ज्यादा बी एप्रोप्रिएट लग रहा है। वैसे अगर ऑफिशियल आंसर देखे तो इसका 4 होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन 24 फटाफट से पढ़ेंगे। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि, अब आपको बताना है कि जब शेप्स पढ़ा रहा है टीचर, तो वो जो है ऐतिहासिक योजना बना सकता है, जो भी ऐतिहासिक स्थान पर ले जाते हैं ट्रिप्स वगैरह पे, है ना, क्यों बना सकता है, उसका आपको रीजन बताना है, ठीक है ना। फर्स्ट है, एक मिनट, फर्स्ट है कि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। सेकेंड है, यह संचार कौशल को सुधारने का अवसर होगा। थर्ड है कि आकार हर वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इसी तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। 4 है कि शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसीलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कौन सा वाला सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इसका आपको रीजन लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली सी, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। आकार जब हम पढ़ाते हैं मैथ्स में तो वो जो है हमारी वास्तुकला का भिन्न हिस्सा है। जो भी शेप्स होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे शेप्स वगैरह दिखती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये क्या है कि यात्राएं अगर आप कराएंगे तो ये बच्चों के आकार को समझने में, शेप्स को समझने में बहुत हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी एंड सी लगा के मत आना, यहाँ पर बी नहीं होगा। संचार कौशल, देखो आप अगर उनको आकार पढ़ाने के लिए ले जा रहे हो यात्रा पे, तो जरूरी नहीं है कि बच्चों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। संचार कौशल बढ़ाने का हमारा ऑब्जेक्टिव मैथ्स में नहीं होता है कि भाई बच्चे कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक छात्र को घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, क्या कहा गया उसको, घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। उसने आयतन निकाल दिया, क्या निकाला उसने, आयतन निकाला। तो इस त्रुटि का क्या कारण है वो आपको यहाँ बताना है। फर्स्ट है कि छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, ये जरूरी नहीं है ना। वह छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त ही नहीं है, मतलब वो फिट ही नहीं है उस क्लास में बैठने के लिए। तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। थर्ड है कि
छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है या वह इस अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ गया है। तो देखो गलती तो की है ना, तो समझा कैसे वो, है ना। तो यहाँ हमारा सी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। वो क्या है, उलझन में है, वो नहीं समझ पा रहा वॉल्यूम और जो उसका सरफेस एरिया है उसके बीच डिफ्रेंसिएशन को। तो सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किस पर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित समस्याओं में जवाब देने में सटीकता या तर्क कौशल का विकास। तो यहाँ पे हमारा सी वाला नहीं होगा। कभी भी हम प्रिसाइजनेस नहीं देखेंगे कि बच्चे जो भी आंसर करें वो बिल्कुल प्रिसाइज करें, है ना। समस्याओं में जवाब देने में सटीकता पर ध्यान हमारा प्राइमरी लेवल पर नहीं होगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27th क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं जो है वो घटाई। अब एक बच्चे ने ऐसे संख्याओं को घटाया है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, इसको उल्टा माइनस कर दिया इधर से तो इधर से उसने ठीक किया, लेकिन इधर से उसने गलत कर दिया 7 और 3 में से। तो यहाँ पर इसका जो इसने जो घटा किया है ये क्या दिखाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको बता रहा है। तो फटाफट से सोच के बताओ इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला है कि जो बच्चा है उसको घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। सेकंड होगा कि बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। देखो वो जानता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता, वो जानता है कि कैसे घटाना है, तभी तो 8 में से 2 को घटा दिया ना। उल्टा घटा रहा है लेकिन घटा तो रहा है ना, तो सी बी वाला नहीं होगा, है ना। वो जानता है कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि वो जो है स्थानीय मान नहीं समझ पा रहा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पे 3 में से 7 नहीं जा सकता तो उसको ये कंसेप्ट नहीं पता कि भाई हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू का यूज करके या जो भी है हम इसको -13 में से कर सकते हैं। तो यानी कि ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी लोगों का यहाँ पे ए आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन देखेंगे कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम जो है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए। मतलब आपको मैथ्स पढ़ाना है तो क्या एक सीक्वेंस आपका होना चाहिए मैथ्स को टीच करने का, ठीक है। फर्स्ट है चित्र बनाना, सेकंड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, थर्ड है अनुभव प्रदान करना, फोर है भाषा के माध्यम से समझाना, ठीक है। अब आपको सही वाला सीक्वेंस बताना है। 1-2 मिनट पढ़ लो आप लोग फटाफट से, और फटाफट से इसका आंसर मुझे करेंगे 1 2 3 4 में से क्या करेक्ट है। और हर बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस बार भी जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। कई बार एक चीज पूछ लेता है, कई बार आपसे इस तरह से सीक्वेंस में पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट हमारा सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले आप उनको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे। पहली बात, बिना अनुभवों हम उसको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस देते हैं। कुछ भी मैथ्स में हम जब टीच कर रहे हैं तो हम उनको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस देंगे। तो यहाँ पे 4 वाला फर्स्ट में नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में हमारा थर्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड आएगा, देखो अनुभव प्रदान आपने कर दिया, अब आप क्या करेंगे, भाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो देखो मैथ्स का ना एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप कंक्रीट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे, C फॉर कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद हम लैंग्वेज का यूज करके लैंग्वेज में उस चीज को समझाते हैं। फिर हम उसको ड्राइंग के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, ड्राइंग या पिक्चर्स के थ्रू हम उसको समझाते हैं। उसके बाद हम सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही वाला जो सीक्वेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। गणित को पढ़ाने का ये एक सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करोगे, फिर आप भाषा के माध्यम से समझाओगे, फिर आप उसको जो है जो भी आपने उसको डायग्राम है या पिक्चर है उसमें आप समझाओगे, एंड बाद में बच्चा सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करेगा सिंबल्स में। तो यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कहता है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। मतलब जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनका यूज हम कभी भी नंबर लिखने में हिंदू अरबिक की तरह यूज क्यों नहीं करते हैं लेखन में, उसका आपको रीजन यहाँ पे बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि क्योंकि जो रोमन अंक है वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसीलिए इन अंकों के उपयोग करने में जो गणना होता है, जो कैलकुलेशंस है वो रोमन में मुश्किल होती है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा,
बिल्कुल सही होगा। अगर आप रोमन न्यूमरल्स देखेंगे तो कुछ सिंबल्स होते हैं जिन पर पूरा का पूरा रोमन न्यूमरल बेस्ड होता है, और वहाँ पे कभी भी वहाँ पे हमारा प्लेस वैल्यू रोमन न्यूमरल में आपको नहीं मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ए वाला करेक्ट होगा, क्योंकि रोमन न्यूमरल में प्लेस वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए उनका गणना करना, उनको जो है कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। 30th क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ऐसी गतिविधि करने के पीछे एक शिक्षक का क्या उद्देश्य है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन में रीड करती हूँ, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। सेकंड है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं क्योंकि वे डम शराज खेलने का आनंद लेते हैं। थर्ड है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। या 4 है कि यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकार का परिचय कराती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, ठीक है। बच्चे अनौपचारिक इनफॉर्मली जो भी शेप्स है, जो वस्तुएं हैं, उनको देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अब जो एक दुकानदार है वो इलिटरेट है, अगर वो मैथमेटिक्स को यूज कर रहा है तो उसे हम क्लास में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट है कि जो भी गणित वो यूज करता है अशिक्षित दुकानदार, वो गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। सेकंड है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। थर्ड है कि गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या कि जो गणित है उसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा इसकी चर्चा की जानी चाहिए। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, फटाफट से ऑप्शंस पढ़िए एंड आंसर मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। कि एक अगर अशिक्षित दुकानदार गणित को यूज कर रहा है तो उसका जो तरीका है ना गणित को यूज करने का, एज अ स्ट्रैटेजी हम उसको एज अ अल्टरनेट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं क्लासरूम की जो भी एक्टिविटीज है या जो भी आप उसको कंसेप्ट बच्चों को समझा रहे हो। सो यहाँ पर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षकों द्वारा उसकी चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पे नॉट वाला आपसे पूछा गया है जो आपको गलत लग रहा है, ठीक है। पियाजे से क्वेश्चन हर बार आता है, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड मैथ्स के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ नॉट ट्रू कौन सा होगा। ऑप्शन पढ़ती हूं मैं फटाफट से। फर्स्ट है कि ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। पियाजे की थ्योरी को ध्यान में रख करके आप सोचना, ठीक है, कि जो ज्योमेट्रिक आइडियाज है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है। सेकंड है कि ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में। या थर्ड है कि बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उसके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेंसरी मोटर से ही तो बच्चा स्टार्ट करता है ना, स्पेस, आकृतियों की समझ, वस्तुओं की समझ कहाँ से शुरू करता है, सेंसरी मोटर से। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। 4 है कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी दिक् स्थान को समझने के लिए बच्चे जो है वो दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों और तालमेल की आवश्यकता बच्चों को होती है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे अनुभव भी तो करते हैं ना, जो भी उन्होंने वस्तु देखी, जो भी उन्होंने पहली बार कोई चीज देख रहे हैं तो उसका एक वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हाँ भाई ये वस्तु दिखने में कैसी है कैसी नहीं है। तो ये भी पियाजे के अकॉर्डिंग ठीक बात है। यहाँ पे हमारा सेकंड वाला नहीं है, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कि भाई आपका बताना है कि जो भी प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक आइडियाज, यानी कि बच्चों के अंदर जो भी ज्योमेट्री की जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है वो हिस्टोरिकल होती है, ना कि लॉजिकल। तो ये गलत है। जो भी बच्चे यहाँ पे ज्यामितीय बोध उनको होता है ना, आकार वस्तुओं का जो भी बोध होता है वो कैसे होता है, लॉजिकल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा यहाँ पर नॉट ट्रू हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि गणित कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है।
फर्स्ट है समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना, यानी कि डिस्करेज्ड करना चाहिए हमें ग्रुप वर्क को, तो कभी भी डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड है महत्व दिया जाना चाहिए और कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, ठीक है। थर्ड है कि मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज्ड, यानी कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या नई समस्या को हल करने के लिए चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित कर देना चाहिए। तो सबसे अच्छा क्या है इफेक्टिव बनाने में, ठीक है, फटाफट से करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि मल्टीपल वेज होने चाहिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एक समस्या को समाधान करने के विभिन्न विभिन्न तरीकों से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 कहता है कि आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो वांछनीय है, यानी डिजायरेबल प्रैक्टिस कौन सा होगा, ठीक है, जब आप टीच कर रहे हो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट है कि प्रारंभ में घन के आयतन को सूत्र को लिखना, तो ये तो जरूरी नहीं कि आप शुरू में ही सूत्र को उतार देंगे लिख देंगे, ये नहीं होगा। प्रारंभ से ही आप सटीक परिकलन को प्रोत्साहित कर देंगे, ये भी गलत है, सटीकता बहुत कम हम ध्यान देते हैं मैथ्स में शुरू में, ठीक है ना। अब दो ऑप्शन बचे, इसी में से आपको बताना है करेक्ट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, तो देखो दो विमाओं वाली आयतन की कोई आयतन होता ही नहीं है, दो विमाओं को तो हम कैसे दे सकते हैं, तो थर्ड वाला भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। एनकरेज स्टूडेंट्स टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो भी वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप उसको एनकरेज करेंगे, तो 4 विल बी राइट आंसर। 35 क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ से जरूर आता है। एनसीएफ के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है, मतलब किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। फर्स्ट कहता है कि यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, ये तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एनसीएफ कभी ये नहीं कहेगा कि गणित का महत्व केवल कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। सेकंड है पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर होगा कि यहाँ पे कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए, या 4 होगा कि गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आप अलग से उनको शिक्षण नहीं देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है मैथमेटिशियंस के, तो यहाँ पे सी हमारा एनसीएफ के अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना सबसे न्यूनतम होगी। देखो यहाँ पे ना लीस्ट पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा आराम से बताना है, सबसे कम क्या है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही कम होने के डेवलप होने के चांसेस आपको लग रहे हैं। फर्स्ट है कि 72 मल्टीप्लाई बाय 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके परिणामों की तुलना कीजिए। सेकंड है कि अच्छा आपको क्या बताना है, यहाँ पे लीस्ट बताना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। सबसे कम क्या होगा जहां पे बच्चे क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन 4, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, मतलब आपने रेडियस दे दिया, यहाँ पर उसको हाइट आपने पहले ही दे दिया और आपने कहा कि भाई इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करके मुझे दे दीजिए, तो यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा नहीं सोचेगा। ये बच्चे की कौन सी थिंकिंग को डेवलप करेगा, ये बच्चे की कन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करेगा। सीधा फॉर्मूला लगाया, फैक्ट लगाया, जो उसे पता है वो उसने नॉलेज यूज की एंड डायरेक्ट बच्चा आंसर पर आ गया, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ उसकी लग रही है। बाकी ऑप्शन में क्या है कि तुलना करना परिणामों की, विभिन्न तरीकों से हल करना, यहाँ पर भी है कि भाई कोई 2 स्थितियों को अपने मन से आप सूत्रीबद्ध करेंगे, या यहाँ पे आप कहाँ गलती की इसका आप एनालाइज करेंगे, तो ये चीजें जो है सोचने को मजबूर करेगा। तो 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब इनमें से कौन से ऐसे ऐसे कौशल है जिनको हम प्रोत्साहित करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है गाइस, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मानस दर्शन है, पक्षांतरण है, कंठस्थ करना। तो देखो पहले ही कंठस्थ करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेमोराइजेशन को हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लो सी जिसमें नहीं है, तो इन तीनों ही ऑप्शन में आपको ऑलरेडी सी दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बच गया। तो ए के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि भाई आप ना क्या करना चाहते हो, इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स में लाना चाहते हो, मतलब कि डिफरेंट दूसरे जो विषय हैं उनको भी कहाँ पे आप शामिल कर सकते हो, ठीक है, किस में शामिल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट कराते हैं, जब हम फील्ड ट्रिप कराते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अंत विषयकता को हम यहाँ पे प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम यहाँ पे एसएसटी को इंक्लूड कर सकते हैं इन चीजों से, है ना। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करेंगी, तो ए और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, अ मैथमेटिकल थ्योरम इज। भाई गणितीय प्रमेय क्या होता है, प्रमेय के बारे में आपको बताना है। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है एक्सियम, थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट से आते हैं, है ना। तो आपको फटाफट से बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए। गणितीय प्रमेय क्या होता है, एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। सेकंड है एक कथन जो सदैव सही होता है और इसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है कि एक ऐसा कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, या एक ऐसा कथन जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। तो देखो यहाँ पे जो मैथमेटिकल थ्योरम होता है ना, थ्योरम वो होता है जब हमने किसी भी एक्सियम को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है बात। तो एक ऐसा कथन होता है प्रमेय जिसे हमने अभिग्रहितों की सहायता से उसको सुसिद्ध कर दिया, है ना। तो दो चीज याद रखना, हमारे एक्सियम क्या होते हैं। पहली बात एक्सियम ध्यान रखना, एक्सियम वो कथन होते हैं जिन्हें बिना सिद्ध किए ही आप मान लेते हो, समझ गए। जैसे ये हो सकता है कि विदाउट सफिशिएंट प्रूफ, विदाउट एविडेंस जब आप मान लेते हो ना, वो हमारे एक्सियम होते हैं। एंड जब आप एक्सियम को लॉजिकली उसको प्रूफ कर देते हो तो वो हमारा थ्योरम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, मतलब कि मैथमेटिकल रीजनिंग का इंडिकेटर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, या एबिलिटी टू रिकॉल एंड करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो यहाँ पर आपका बताना है मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होनी चाहिए। तो देखो जब भी हम रीजनिंग करते हैं तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, वहां पर एक तरह से जस्टिफिकेशन आएगा, आप वहां पर रिजल्ट्स पे बात करते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तर्क संगतता देने की क्षमता जो होती है, यानी कि एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन विल बी राइट आंसर। आप जस्टिफाई करेंगे कि आपका आंसर क्यों आया, कैसे आया, है ना। आप जब एक जस्टिफिकेशन दे देते हो तो यानी कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग को फॉलो कर रहे हो वहां पे। तो यहाँ पे सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए सबसे वांछनीय प्रक्रिया क्या होगी, वो आपको बतानी है, ठीक है। मतलब आपको ज्योमेट्री सिखानी है प्राइमरी लेवल पे, तो आप कैसे सिखाओगे। फर्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सेकंड है कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। देखो परिभाषा तो नहीं देनी चाहिए, सबसे पहले आप उनको डेफिनेशन दे दोगे प्राइमरी लेवल पे, ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे जो है सीमित रखेंगे केवल, तो यहाँ पे सीमित भी नहीं रखेंगे हम, ठीक है, ये जो है नेगेटिव वर्ड्स हैं। थर्ड है कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या करेंगे, उनको अवसर दे रहे हैं, है ना। ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि भाई आप उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि वो स्पेस जो आकृति है, जो उसके सामने जो आकृतियां हैं बहुत सारी, उसकी समझ उनको हो सके। क्या बेलन क्या है, सिलेंडर क्या है, आपका जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये जितनी भी शेप्स होते हैं 3D 2D, इनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। सेकंड है, यह योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, या यह गुणात्मक प्रकृति का है। ठीक है, हिंदू अरबी गणना में यानी हिंदू अरबिक जो सिस्टम होता है न्यूमरेशन का, उसके बारे में आपको गलत बताना है। तो यहाँ पे रॉन्ग वाला हमारा क्या होगा, इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम। देखो बेस टू सिस्टम बाइनरी सिस्टम होता है, ये हिंदू अरबिक नहीं होता है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया जाता। हमारी जो हिंदू अरबिक सिस्टम होता है ना न्यूमरेशन का, वो बेस 10 होता है। क्या होता है वो बेस 10 होता है, यानी कि आपका जिसमें डेसिमल्स वगैरह भी हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो बेस 10 याद रखना हिंदू अरबी में होता है, बेस 2 नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पहचानिए। अब आपको इस शाब्दिक समस्या को पहचान के बताना है कि यह क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हुई, है ना। अब यहाँ पे जब आप इस तरह का कैलकुलेट करोगे, इस तरह का जब आप सोचोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, तुलनात्मक जमा होगा, तुलनात्मक घटा। देखो घटा तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके पास आपके पास 6 है, आपके दोस्त के पास आपसे 2 ज्यादा है, यानी कि क्या करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा यानी कंपैरिजन एडिशन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हो एडिशन में। ठीक है, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 क्वेश्चन कहता है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आपको रॉन्ग लग रहा है वो आपको बताना है। नॉट वाला, ठीक है, कई बार हमारा नॉट वाला हम बहुत ध्यान से नहीं देखते तो गलत हो जाता है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है ना। क्या सही नहीं लग रहा, फर्स्ट ऑप्शन है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की जो सामाजिक सेकंड ऑप्शन है कि अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम के परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, या विद्यालय में दिए जा रहे निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो आपको गलत बताना है। ठीक है, तो देखो डी वाला बिल्कुल ठीक है कि आपके स्कूल एक्सपीरियंसेस का प्रभाव आपके परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा मैथ्स का। ठीक है, आपका सोशियो कल्चरल भी हो सकता है, टीचर का बिलीफ हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग लगा रहे हैं सभी का बिल्कुल ठीक आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही नहीं है। गणित सीखने की प्रतिभा, हमारी उत्कृष्ट प्रतिभा स्वाभाविक होती है, गलत है। गणित में अगर आपको बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हमारी इनेट एबिलिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, सबसे अधिक उपयुक्त बताना है भाई। फर्स्ट है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। सेकंड है कि मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। फटाफट से आंसर बताओ इसका, क्या आपको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, त्रिविम आकार को समझाना है आपको। जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मालूम है, जो हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो डिफरेंट हमारी आकृतियां होती हैं, बेसिकली उनकी समझ बच्चों में विकसित करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करने के लिए दे देंगे। ठीक है, जो आप बोतल का व्यू है उसको एक तरह से ड्राइंग करने के लिए दे सकते हो, जिससे बच्चे में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, आपने बोल दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे सर्कल इज डैश द स्क्वायर। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को देते हैं ना कि भाई जो सर्कल है वो स्क्वायर के कहाँ पर है ना, आउटसाइड है, इनसाइड है, बिलो है, या इनमें से कोई नहीं है, तो बच्चे जब इसको बताएंगे यानी कि उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग विकसित हो रही है, आकृतियों की समझ हो रही है कि भाई ये इसमें आएगा, है ना, ये जो है ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें आएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आएगा। ये क्या है, बच्चों की एक स्पेशल
सोशल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने की एक्टिविटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि कक्षा सेकंड के बच्चों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने इसको 404 यानी कि 44 लिखने की जगह उन्होंने उसको 404 लिख दिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे बच्चों के अंदर? फर्स्ट है कि उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। सेकंड है कि आप उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। आप उस समूह में रखेंगे उनको जिसने सही लिखा है, मतलब आप उनको ग्रुप बना देंगे, या आप उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो फटाफट से आंसर करो, इसका क्या होना चाहिए, बहुत आसान है। देखो, अब उनको ये चीज नहीं समझ आ रही, तो आप सबसे अच्छा आपका एक तरीका क्या होगा कि आप मूर्त पदार्थ में उनको विनिमय समझा देंगे, है ना। कंक्रीट मटेरियल का यूज करके आप एक्सचेंज को समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यहां से क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी लेवल पे क्या नहीं होगा पाठ्यक्रम का भाग। ठीक है, फटाफट आंसर करो। फर्स्ट होगा आपका टेसिलेशन, सेकंड है सिमेट्री, थर्ड है पैटर्न, 4 है आपका रेशियो। तो यहाँ पे सही जो आप प्राइमरी लेवल के करिकुलम में नहीं देख सकते वो है हमारा रेशियो हमारे प्राइमरी लेवल के करिकुलम में मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होता है। अनुपात को हम शामिल नहीं करते, ये हमारे अपर प्राइमरी लेवल में आता है। बाकी की जो तीनों चीजें हैं, टेसिलेशन हुआ, सिमेट्री हुआ, पैटर्न्स हुआ, ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको हम। ये आप देख रहे हो, ये क्या टेसिलेशंस है, जिसे हम टाइलिंग या जिसे हम चौपड़ भी कहते हैं। टेसिलेशंस में क्या होता है कि ये इस तरह से ये टाइलिंग के जैसा है, जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल भी क्या है, गैप नहीं है, ये आपका टेसिलेशन है। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री वो होती है भाई जो एग्जैक्टली सेम हो, है ना। जैसे आप इसके बीच में अगर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे तो फिर भी ये सेम रहेगा। ये क्या एक सिमेट्री को दिखा रही है। जैसे यहाँ पे एच में सिमेट्री है, ए में सिमेट्री है, पी में नहीं हो सकती क्योंकि ये सेम नहीं है ना। अगर आप इसको बीच में ऐसे पार्ट्स में भी करोगे तो भी क्या सेम आपको नहीं मिलेगा आकृति। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट, यहाँ पे सिमेट्री में ये वाला करेक्ट होगा। बाकी अगर ये देख रहे हो, ये क्या पैटर्न्स है, ये क्या मैथ्स में पैटर्न्स होते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन देख लोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको जस्ट एक याद रखना था, इसलिए इसको ऐड किया मैंने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था, अनुपात था। अनुपात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, ओके क्वेश्चन नंबर 40 आई थिंक हम लोग 48 क्वेश्चन पे है। 48 कहता है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों से यह दर्शा सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। फटाफट से बताओ कि बिना फॉर्मूला यूज किए टीचर कैसे बच्चों को रेक्टेंगल्स के डिफरेंट डायमेंशंस का एरिया समझा सकता है। ठीक है, पैमाना होगा, ग्राफ पेपर होगा, धागा होगा या टाइलिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही वाला आंसर होगा गाइस, वो होगा हमारा, एक तो हम ग्राफ पेपर से समझा सकते हैं एंड उसके अलावा हम टाइल्स का यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो बी एंड डी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, फर्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, या क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। सबसे अच्छा क्या होना चाहिए पाठ योजना में, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि आप उनको प्रोवाइड करेंगे बच्चों को अपॉर्चुनिटी कि वे खुद से ही कंस्ट्रक्शन कर सके, संरचनाओं का वो निर्माण बच्चे खुद ही कर सके। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, क्वेश्चन 50 कहता है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। अब टीचर ने एक बच्चों को कार्य दिया
कि 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। ठीक है, ये टीचर ने उनको काम दिया। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ठीक है, आयतन क्षेत्रफल लंबाई होगा, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप होगा, क्षेत्रफल परिमाप आयतन होगा, या क्षेत्रफल आयतन और लंबाई होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, आयताकार व्यूहों में आप उसको लगाना है। आप बच्चों को आपने 25 टाइलें दे दी, तो यहाँ पर उनका पहली बात आयतन तो होगा नहीं। ठीक है बात, आयतन नहीं हो सकता हमारा इसमें, आयताकार टाइलों में आयतन कहाँ से आएगा, है ना, आयतन तो हमारा नहीं आएगा। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, हमारा इजिली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। इससे एरिया, फैक्टर्स एंड पेरीमीटर का कंसेप्ट इजिली एड्रेस किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं एंड आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। आई होप कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए होंगे। मार्क्स जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आप यहाँ पर करेक्ट 50 में से कर पाए। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करना गाइस, दोस्तों में, सभी में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एंड किसी भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कोई डाउट है, कुछ भी है, कोई सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।